हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिद्ध आईएएस। इस वीडियो में हम 2022 का जो पीवाईक्यू है उसका एनालिसिस करेंगे। इसमें से 1 से लेके 50 क्वेश्चन तक के पेपर क्वेश्चन का हम एनालिसिस करेंगे। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने 2020, 22 और 23 का जो प्रीलिम्स है सिविल्स का वो मैंने क्रैक किया था। 2023 में मैंने फॉरेस्ट का भी कट ऑफ क्लियर किया था और 2023 में मैंने सिविल्स का इंटरव्यू भी दिया था दोस्तों। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबको एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि और अच्छी वीडियोस और अच्छे एनालिसिस मैं आपके लिए लाऊं। दूसरा ये है कि जो मैंने पहले जो वीडियोस बनाए हैं 2023 और 2011 का जो पीवाईक्यू उसका एनालिसिस उसमें किया है, तो आप उन वीडियो को भी अच्छे से देख लीजिए। तो उसमें से समझ आएगा कि हमने ट्रिक्स या जो लॉजिक इसको कैसे यूज़ किया है। और वीडियो पूरा देखा करिए दोस्तों, इससे आपको फ़ायदा होगा क्योंकि हर एक केस बाय केस बेसिस मतलब हर एक क्वेश्चन में थोड़ा अलग अलग हमने कैसे सोचा है, तो इससे समझ। और दूसरा है कि पीवाईक्यू को हमें ऐसे देखना है कि इस पे कुछ कुछ क्वेश्चन पीवाईक्यू जो रिपीट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इसको देखा करिए। और तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और रैपिड क्रेडिबिलिटी फैसिलिटी आर रिलेटेड टू द प्रोविजन ऑफ लेंडिंग बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए यहाँ पे कि रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी। तो यहाँ पे रैपिड रैपिड है तो रैपिड इसका मतलब एक थोड़ा हम इसे एक डिराइव कर सकते हैं कि कुछ तो ऐसी चीज़ है जहाँ पे मतलब बहुत ही जल्दी या ऐसा फास्ट क्रेडिट करने की या फास्ट फाइनेंसिंग करने की ज़रूरत है, ताकि ऐसा कोई बैंक है जो क्राइसिस सिचुएशन में काम आता है। ठीक है, तो अगर ऐसा देखा जाए और यूपीएससी के हम अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का अगर हमें एनालिसिस देखा जाए तो इसमें से देखिए जो ये सी है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो देखिए इसका जो फाइनेंस इनिशिएटिव है तो ऐसा कुछ हमने वैसे तो पढ़ा भी नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि 2010 से मतलब ग्रीन क्लाइमेट फंड जब से आया था उस तब से $100 बिलियन जो डेवलपिंग कंट्रीज को देने की जो एक प्रोविजन है उसको हर बार ये लोग हर सीओपी में ये दोहराते हैं। तो ऐसा कुछ रैपिड फाइनेंसिंग इसमें से करेंगे ऐसा तो नहीं लगता, इसलिए हम सी तो हम इसमें एलिमिनेट करेंगे। तो देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट ये डेवलपमेंट के लिए लोन देगा, तो इसके लिए रैपिड ऐसा कुछ ये करने की जरूरत भी नहीं है। दूसरा कि देखिए एडीबी और ये जो है ये जो ऑप्शंस मोस्टली गलत होते हैं, यूपीएससी ने ऐसा कुछ नहीं दिया है। तो यूपीएससी का मोस्टली जो फोकस होता है वो आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक पे रहता है। ठीक है, तो वैसे ए और सी हमने एलिमिनेट किया। अब देखिए यहाँ पे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, इस इन दोनों में से ये देखिए कि जो भी इसमें से ऐसा कौन है जो क्राइसिस सिचुएशन में काम आता है। जैसे ये क्वेश्चन ना श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था उस वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो उस टाइम वर्ल्ड बैंक भी है जो डेवलपमेंटल के लिए लोन देता है, तो वो थोड़ा डायरेक्टली ये रैपिड ऐसे कुछ करेगा ऐसा नहीं लगता, तो इसका आंसर आईएमएफ होगा। तो देखिए आपको ऐसे सोचना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी। तो क्या पूछा है कि नीर और रीर के बारे में क्वेश्चन है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये डिफिकल्ट है, ये क्योंकि अगर नीर और रीर का जो कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से नहीं पता होगा तो इसमें से आंसर निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही ऐसे घुमा फिरा के जो इसमें से पूछे गए हैं। तो देखिए क्या होता है कि नीर और रीर, देखो नीर और रीर एक वैल्यू होती है अपनी करेंसी की। ठीक है, और ये जो करेंसी मतलब ये जो वैल्यू है वो रिलेटिव वैल्यू होती है। जैसे देखिए एक ऐसा बास्केट मतलब बास्केट ऑफ करेंसी जो होते हैं उनमें बहुत सारे करेंसीज होते हैं और उनके हिसाब से देखा जाता है कि एक एक्स करेंसी या इंडिया की रुपीज करेंसी या डॉलर है तो इनका रिलेटिव वैल्यू क्या है। ठीक है, ऐसे अराउंड 36 करेंसी का मतलब मिला के एक नीर और रीर निकाला जाता है। और अगर नीर का मतलब क्या है कि अगर ये जो वैल्यू है अगर अनएडजस्टेड है, इन्फ्लेशन से एडजस्ट नहीं किया गया है, तो उस वैल्यू को बोलते हैं नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। और इसको अगर इन्फ्लेशन से अगर मतलब अटैच करके देखा है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि इंक्रीज इन द नीर इंडिकेट्स द अप्रिसिएशन ऑफ रूपी। देखिए अगर नीर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि रुपी की वैल्यू बढ़ रही है। ओके, तो रुपी की वैल्यू बढ़ रही, इट इज नथिंग बट अप्रिसिएशन ऑफ
रुपी, मतलब रुपी की वैल्यू बढ़ रही है और उसके सामने आगे जो दूसरे करेंसीज है उनकी वैल्यू कम हो रही है। इसका मतलब है कि अप्रिसिएशन ऑफ रुपी। तो दिस इज ये राइट स्टेटमेंट है। ठीक है, दूसरा देखिए, एन इंक्रीज इन रीर इंडिकेट्स इंप्रूवमेंट इन द ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस। अगर हमको पता होगा कि ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस का कैसे होता है, अगर रुपी अप्रिसिएशन अगर हो रहा है, ठीक है, तो हम ट्रेड कॉम्पिटिटिव नहीं रह सकते। ओके, अगर बट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इंक्रीज इन रीर, ये क्या होगा कि इंप्रूवमेंट इन द ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस। देखो, हमने ऊपर जैसे देखा इंक्रीज इन नीर की वजह से अप्रिसिएशन रुपी, यहाँ पे इंक्रीज इन रीर का मतलब भी अप्रिसिएशन ऑफ रुपी ही हो जाएगा। और अगर रुपी अप्रिसिएशन होगा तो ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस नहीं रहेगा। ओके, इसलिए आपने अगर देखा होगा चाइना क्या करता है कि जानबूझ के अपनी जो करेंसी वो डी वैल्यू रखता है, ताकि उसकी जो इकोनॉमी है मोस्टली ट्रेड डिपेंडेंट है, एक्सपोर्ट डिपेंडेंट है, इसलिए उसके सामने बाकी की चीजें सस्ती लगने, मतलब महंगी लगने लगती है। इसलिए किसी भी देश को, मतलब मोस्टली देश को डिप्रेसिएशन या डीवैल्यूएशन से एक्सपोर्टिंग में फायदा होता है। लेकिन यहाँ पे ये उल्टा बोल रहा है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और इससे अगर हमने टू को अगर हटा दिया तो हमें आंसर आ रहा है 1 एंड 3। फिर भी हम देखिए, इंक्रीजिंग ट्रेंड इन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रिलेटिव टू इन्फ्लेशन इन अदर कंट्रीज इज लाइकली टू कॉज एन इंक्रीजिंग डाइवर्जेंस बिटवीन नियर एंड रीड। देखो, इनका ये कहना है कि अगर फॉर एग्जांपल ये इंडिया है, ठीक है, सॉरी मैं अच्छे से मैप नहीं निकाल पा रहा हूँ। अगर ये इंडिया है और ये बाकी दूसरे कंट्रीज हैं, अगर इंडिया में इन्फ्लेशन ज़्यादा है और बाकी कंट्रीज में इन्फ्लेशन अगर कम है, ठीक है, तो जो ये जो इंक्रीजिंग ट्रेंड जो है इन दोनों के बीच में, इट इज़ लाइकली टू कॉज इंक्रीजिंग डाइवर्जेंस। ऑफ कोर्स, अगर सारे वर्ल्ड में अगर इन्फ्लेशन सेम रेट से बढ़ रहा है तो इनमें इतना ज़्यादा मतलब डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन अगर इंडिया में बढ़ रहा है और बाकी कंट्रीज में इन्फ्लेशन कम हो रहा है तो इससे एक डाइवर्जेंस बढ़ जाएगा। ओके, सो दिस इज अ राइट स्टेटमेंट। देखिए, आपको समझ आ रहा होगा तो थोड़ा देखिए, थोड़ा रिलेट करिए चीज़ों को, अपने जो बेसिक्स है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। ओके, तो ये आंसर मैं मानता हूँ कि रियल टाइम कंडीशन में वहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आप इसको सेकेंड वाला इलिमिनेट करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्या बोला है कि इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई, यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है वैसे भी, इन्फ्लेशन टू हाई, रिजर्व बैंक लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। देखिए, अगर आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अगर बाय करी, ठीक है, तो वो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। ठीक है, मनी सप्लाई हम कब बढ़ाते हैं, जिस टाइम डिफ्लेशन हो। यहाँ पे तो इन्फ्लेशन की बात कर रहा है। ठीक है, अगर इन्फ्लेशन अगर है तो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय नहीं करेगा, आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल करेगा। ओके, लिक्विडिटी कम करेगा मार्केट में। ठीक है, तो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। इसी में से हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बस एक ही कॉन्सेप्ट हमें पता होना जरूरी है। बाकी फिर भी देखिए, इफ रुपी इज रैपिडली डेप्रिसिएटिंग, आरबीआई इज लाइकली टू सेल डॉलर्स। ओके, यस, जहाँ यहाँ पे जो हमने बात की थी नीर और रीड में, वही है ये पर। इफ इंटरेस्ट रेट इन यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन वेयर टू फॉल, दैट इज लाइकली टू इंड्यूस आरबीआई टू बाय डॉलर्स। सेम, अगर वहाँ पे इंटरेस्ट रेट फॉल हो रहा है तो इसका मतलब है कि डॉलर जो है वीक हो रहा है, और डॉलर वीक हो रहा है तो इसलिए हम क्या, आरबीआई क्या करता है कि तभी डॉलर्स बाय कर लेता है। ओके, मतलब हमारे रुपये की भी जो वैल्यू है स्टेबल रहे। ओके, तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट देखिए, जो फोर्थ है, विथ रेफरेंस टू G20 कॉमन फ्रेमवर्क। देखिए, दिस इज एक ये भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए G20 कॉमन फ्रेमवर्क की बात कर रहा है। इट इज एन इनिशिएटिव इंडोर्स्ड बाय G20 एंड विद द पेरिस क्लब। देखिए, मोस्टली जो यूपीएससी है जो ऑर्गेनाइजेशन गलत देता है, ठीक है, तो अब हम अगर उस हिसाब से जाए तो इसको हम गलत कर लेंगे। इट इज एन इनिशिएटिव टू सपोर्ट लो इनकम कंट्रीज विद अनसस्टेनेबल डेट। ये तो सही भी लगता है वैसे, क्योंकि एक तो G20 और कॉमन फ्रेमवर्क की बात करें तो G20 ऐसे वो लोग ऐसे डिस्कस तो कर सकते हैं। बाकी देखिए, यहाँ पे जो पेरिस जो क्लब है ये कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, और अगर इसको यूपीएससी को चेंज, सॉरी, अगर इसको यूपीएससी को चेंज करना हो तो यूपीएससी कोई बड़ा सा या ऐसा कोई नोन हमें जो पता है वो वाला ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे डाल देती। अगर वैसे का तो ये सही स्टेटमेंट है, इसका आंसर बी होगा। लेकिन ये ऐसे सोचना थोड़ा मुश्किल है उस टाइम पे, लेकिन फिर भी हम ऐसे थोड़ा देख सकते हैं कि वो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है वो। फिर देखिए, इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड। ठीक है, गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट्स इन इट्स बोरोविंग वे ऑफ आईआईबी। देखो, गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है,
रिड्यूस भी कर सकती है, बढ़ा भी सकती है, ठीक है। जैसे किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में भी गवर्नमेंट करती है, या गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बारे में भी गवर्नमेंट करती रहती है, ठीक है। ये तो गवर्नमेंट तो कुछ भी करती है, कुछ भी कर सकती है। आईआईबीज प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर्स फ्रॉम अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग इन्फ्लेशन। देखो नाम ही है इसका, इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड, मतलब इन्फ्लेशन को ये अटैच होके आएगी, ठीक है। तो ये भी सही है। दूसरा देखिए, इंटरेस्ट रिसीव्ड एज वेल एज कैपिटल गेन आर नॉट टैक्सेबल। देखिए ऐसी कोई चीज है जहाँ पे जिस पे गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाती, ठीक है। मोस्टली ऐसी चीजें नहीं होती, तो ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऐसा कुछ नहीं होगा। इसको आप वैसे भी नॉट भी लिखा है तो आप इसे थोड़ा ध्यान से पढ़ सकते हैं। इसका आंसर 1 और 2 होगा। नेक्स्ट देखिए, with reference to foreign owned e-commerce firm operating in India, which of the statement are correct? foreign owned e-commerce firm, देखिए ये जो है, they can sell their own goods in addition to offering their platforms as a marketplace। देखिए ये जो है, ये जो हम जो जैसे बोलते हैं ना कि मार्केट और इन्वेंट्री ड्रिवन, इस पे क्वेश्चन है ये, ठीक है। और यहाँ पे देखो, कोई भी जो फर्म होती है ना, वो अपना खुद का गुड्स इंडिया में बेच नहीं सकती। जैसे अमेजोन है, ठीक है, या वॉलमार्ट को अभी इंडिया ने इन प्रिंसिपल अभी उसको ये नहीं दिया है, परमिशन नहीं दिया है। तो ये जो मार्केट मॉडल जो है, तो मार्केट मॉडल इंडिया में मतलब इन्वेंट्री मॉडल जो है वो नहीं है। बस आप ये क्या कर सकते हैं कि एक प्लेटफॉर्म हो सकते हैं, इसे ओन गुड और सेल नहीं कर सकते इसमें। और द डिग्री टू विच दे कैन ओन बिग सेलर्स ऑन देयर प्लेटफॉर्म इज लिमिटेड। देखिए ऐसा भी कुछ नहीं है, ये तो इनके हिसाब से है। जैसे देखिए कि अमेजोन अपारिवो जो है उससे बहुत सारा माल खरीदता है, ताकि जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो इस पर कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं है। तो इसलिए देखिए इसका आंसर होगा नाइदर 1 नॉर 2। तो ये आई थिंक इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, अगर आपको वो मार्केट मॉडल और इन्वेंटरी मॉडल के बारे में अगर पता है तो। फिर देखिए यहाँ पे है कि एक्टिविटीज कंस्टिट्यूट रियल सेक्टर। रियल सेक्टर मतलब जहाँ पे कुछ तो रियल चीजें हो रही है, ओके। देखिए फार्मर्स हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप्स। देखिए क्रॉप्स हमें मतलब फार्मर्स का क्रॉप उगा रहे तो हमें दिख रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, कुछ तो रियल हो रहा है वहाँ पे। टेक्सटाइल मिल्स कन्वर्टिंग रॉ कॉटन इनटू फैब्रिक्स, यस ये भी हमें रियलिटी में हो रहा है ये चीज, ऐसा कोई इमेजिनरी में नहीं है कि, ओके। अ कमर्शियल बैंक लेंडिंग मनी टू अ ट्रेडिंग कंपनी। देखिए ट्रेडिंग कंपनी को मनी दे रहा है, फिर वो ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसा कुछ एक रियल कुछ ऐसा प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। यहाँ पे बस पैसा जो है वो इनविजिबली घूम रहा है बस। तो ये कोई ऐसा रियल सेक्टर नहीं होगा। और एक कॉर्पोरेट बॉडी इशूइंग रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स, ये भी बॉन्ड्स में है, इसमें भी कोई ऐसा रियल कोई ऐसा प्रोडक्शन इसमें नहीं हो रहा है, इसलिए इसका भी नहीं होगा। इसका आंसर 1 और 2। इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को हमें गलत नहीं करना चाहिए। फिर देखिए, ये भी थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट ट्रांसफर के बारे में पूछा है। इनडायरेक्ट ट्रांसफर क्या होता है? an Indian company investing in foreign enterprise and paying taxes to the foreign country to the profit, ओके ठीक है। देखिए यहाँ पे तो डायरेक्ट ट्रांसफर की मतलब, इसमें इनडायरेक्ट ट्रांसफर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, ओके। फिर भी देखिए, फॉरेन कंपनी इन्वेस्टिंग इन इंडिया, यहाँ पे इंडियन कंपनी इन्वेस्टिंग इन फॉरेन, ए फॉरेन कंपनी इन्वेस्टिंग इन इंडिया पेइंग टैक्सेस टू द कंट्री ऑफ इट्स बेस ऑन प्रॉफिट अराइजिंग आउट ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट। तो देखिए यहाँ पे भी ऐसा कुछ ट्रांसफर है, लेकिन इनडायरेक्ट ट्रांसफर की ऐसी कोई बात नहीं लग रही है, ठीक है। एन इंडियन कंपनी परचेसेस टेंजिबल एसेट्स इन फॉरेन कंट्री एंड सेल्स सच एसेट्स आफ्टर देयर वैल्यू इंक्रीजेस एंड ट्रांसफर द प्रोसीड टू इंडिया। देखिए यहाँ पे तो टेंजिबल गुड की बात कर रहा है, और यहाँ पे हम इनडायरेक्ट ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ट्रांसफर है लेकिन वो डायरेक्ट ट्रांसफर है, ओके। ये डायरेक्ट ट्रांसफर की बात है। तो देखिए फॉरेन कंपनी ट्रांसफर शेयर्स एंड सच शेयर्स डिराइव देयर सब्सटेंशियल वैल्यू फ्रॉम द असेट लोकेटेड इन इंडिया, ओके। तो देखिए ये जो दोनों है वो दोनों सेम ही स्टेटमेंट है, तो इसका ये तो आंसर नहीं होंगे। ये जो है ये डायरेक्ट ट्रांसफर का है, ठीक है। यहाँ पे टेंजिबल एसेट जो है वो ट्रांसफर हो रहा है। बाकी देखिए यहाँ पे बस शेयर की ट्रांसफरेशन हो रही है, शेयर ट्रांसफर हो रहा है रादर देन कोई ऐसा रियल, ओके। दिस यही इसका आंसर 4 होगा, ठीक है। फिर आगे देखिए, देखिए विथ रेफरेंस टू द एक्सपेंडिचर मेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और अ कंपनी विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, ठीक है। एक्वायरिंग कि एक्सपेंडिचर हम किसको मानेंगे, ठीक है। एक्वायरिंग अ न्यू टेक्नोलॉजी इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऑफ कोर्स, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी लेके हम अपने प्रोडक्शन में मतलब बढ़ावा मतलब कर रहे हैं, या मतलब बढ़ा रहे हैं उसको, ठीक है। तो देखिए डेट फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड व्हाइल इक्विटी फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो आपको पता होगा रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या फर्क होता है। देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है वो एक्सपेंडिचर जब हम करते हैं उसको उससे वो कुछ हमें वापस नहीं मिलता,
ओके, लेकिन कैपिटल कैपिटल एक्सपेंडिचर में ये होता है कि हम जितना भी इन्वेस्ट कर रहे हैं या एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो फिर से हमें वापस मिलने वाला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डेट फाइनेंसिंग अगर हम किसी को करें तो हमें डेट फिर वापस मिलने ही वाला है ना। इक्विटी में भी अगर हम पैसे डाल रहे हैं तो वो भी पैसे हमें वापस मिलने वाले हैं। डेट फाइनेंसिंग तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ही, लेकिन इक्विटी फाइनेंसिंग भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है, इसका आंसर ओनली वन होगा। तो थोड़ा ये भी कॉन्सेप्चुअल पे क्वेश्चन है। फिर देखिए, विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, इकोनॉमी के बारे में देखिए क्या बोला है कि शेयर ऑफ हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स गोज टुवर्ड्स गवर्नमेंट बोरोविंग। ओके, देखिए हाउस होल्ड फाइनेंस मतलब हम जो भी सेविंग करते हैं वो गवर्नमेंट बोरोइंग से ले सकती है। ओके, तो ये नॉर्मल स्टेटमेंट है। डेटेड सिक्योरिटीज इशूड एट मार्केट रेट्स इन ऑक्शन फॉर्म लार्ज कंपोनेंट ऑफ द इंटरनल डेट। देखिए डेटेड सिक्योरिटीज इशूड एट मार्केट रिलेटेड रेट्स इन ऑक्शन फॉर्म द लार्ज कंपोनेंट ऑफ द इंटरनल डेट। यस, यही है। ओके, देखिए ये जो है ये क्वेश्चंस ये भी डिफिकल्ट है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये उस टाइम पे हमें सब समझ आना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, और ये इंटरनल डेट की बात कर रहा है, और इंटरनल डेट गवर्नमेंट के इंटरनल डेट की बात कर रहा है। ठीक है, जैसे इंटरनल का गवर्नमेंट का इंटरनल डेट सबसे ज़्यादा है अबाउट 90%, और जो एक्सटर्नल डेट है ओनली 10%। मैं बस गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो प्राइवेट प्लेयर्स की उनकी नहीं बात कर रहा हूँ। और इससे भी क्वेश्चन यूपीएससी ने एक बार पूछा है, तो आप ना गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर्स है या डेट्स है इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। फिर देखिए ये क्या है, परस्यूएंट टू द रिपोर्ट ऑफ एच एन सन्याल कमिटी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 वाज पास्ड। ओके, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। देखिए आगे, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ देमसेल्व्स। यस, जैसे हमने देखा है कि आर्टिकल 129 और आर्टिकल 215, इसमें आर्टिकल 129 में सुप्रीम कोर्ट को पावर है और 215 में हाई कोर्ट को पावर दी गई है, तो ये सही है। तो इसमें देखिए ये तो हम वैसे भी सी और डी को एलिमिनेट कर सकते हैं इसमें से। ठीक है, देखिए थर्ड, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस सिविल एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। हमने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कुछ डिफाइन नहीं करता कि, तो तीन तो वैसे भी डिलीट हो मतलब गलत हो जाएगा। फिर देखिए, इन इंडिया पार्लियामेंट इज वेस्टेड विथ पावर्स टू मेक लॉज ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। यस, इसीलिए तो जो पार्लियामेंट ने है वो यहाँ पे लॉ बनाया है। ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 वाला। ठीक है, तो ये सही है, तो इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट देखिए, गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स एंड लीगल फर्म्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज एडवोकेट। देखो एक होगा, बट कॉर्पोरेट लॉयर्स एंड पेटेंट अटॉर्नी जनरल आर एक्सक्लूडेड। एक होगा और दूसरा एक्सक्लूड होगा, ऐसे थोड़ी होगा। ठीक है, ऐसे तो नहीं होता मोस्टली। और यूपीएससी को ऐसे सेंटेंस देने की आदत है, तो आप ऐसे सेंटेंस पे थोड़ा ध्यान दे सकते हो, इसको गलत कर सकते हो। बार काउंसिल्स हैव द पावर टू ले डाउन रूल्स रिलेटिंग टू लीगल एजुकेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ द लॉ कॉलेजेस। ओके, तो ये तो बार काउंसिल के पास ये तो पावर है, ये सही है, इसका आंसर ओनली टू होगा। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में हमें ना थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि इसके आंसर हमें मोस्टली पता होते हैं, तो ऐसे दूसरे जो क्वेश्चन है उस पर हमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन पे। ठीक है, अब देखिए 13 जो क्वेश्चन है, अ बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ऐसा कुछ है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए प्रेसिडेंट की कोई प्रायर रिकमेंडेशन जरूरत नहीं होती। अब देखो, अब अगर एक निकालो, इसका आंसर 2 एंड 3 आ जाएगा, और 2 एंड 3 आ जाएगा। ओके, तो मुझे लगता है आगे कुछ देखने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ सकते हो अगर पढ़ना है तो। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज 4 रैंक्स ऑफ द मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट। ऐसा कुछ कैबिनेट क्लासिफाई करता है क्या? जैसे मैंने बोला कैबिनेट बहुत कम चीज़ों को डिफाइन करता है। टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द गवर्नमेंट आर नॉट एक्सीडिंग 15%। जैसे ये 91st कुछ तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 91st या 91st है शायद। तो देखिए उसमें से रिस्ट्रिक्ट किया है कि 50% से ऊपर मिनिस्टर्स नहीं होने चाहिए। ओके, इसलिए अभी जो गवर्नमेंट है यूनियन, उसमें 75 मिनिस्टर्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। ठीक है, तो ये सही है, इसका आंसर ओनली 2 होगा। और ये सारे लक्ष्मीकांत में के क्वेश्चन है। फिर देखिए, लोकसभा का एक्सक्लूसिव पावर क्या है? टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। देखिए इमरजेंसी डिक्लेयर लोकसभा राज्यसभा दोनों को स्पेशल मेजोरिटी से करना पड़ता है। ठीक है, तो ये तो लोकसभा का एक्सक्लूसिव पावर नहीं है। टू पास मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यस ये बस इसके पास है, वो जो राज्यसभा के पास इसकी पावर नहीं है। और इम्पीचमेंट में दोनों आते हैं, तो इसका आंसर ओनली 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 16,
यहाँ पे द लॉ स्पेसिफाइज दैट अ नॉमिनेटेड लेजिस्लेटर कैन नॉट ज्वाइन एनी पार्टी विद इन 6 मंथ्स। नॉमिनेटेड मेंबर का क्या होता है, ये तो 6 मंथ में अगर उसको ज्वाइन करना है तो कर सकता है, ठीक है। यहाँ बोल रहा है कि कैन नॉट ज्वाइन, तो ये कॉन्ट्ररी बोल रहा है। लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज टू डिसाइड अ डिफेक्शन केस। देखिए लॉ में ऐसी कोई चीज बताई नहीं है, ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने की, आई थिंक शायद 1 या 2 महीने की कुछ तो उनके ऊपर ये डाला कि ये लॉ में तो बोला नहीं है, ठीक है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट सही हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का जो एक वर्डिक्ट है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइम लिमिट दी है, ठीक है, आप उसको देख सकते हो। फिर देखिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आर द ओनली ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट हु आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। देखिए अटॉर्नी जनरल के बारे में तो हमने सुना है, लेकिन सॉलिसिटर जनरल के बारे में हमने कहाँ सुना है। दूसरा बोल रहा है कि ये ओनली ऑफिसर्स, अगर दूसरे अगर ऑफिसर्स भी हुए तो वो भी आ सकते हैं, ठीक है। ओनली लिख के इन्होंने थोड़ा यहाँ पे एग्जैजरेट करने की कोशिश की है। देखिए अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन व्हेन द गवर्नमेंट विच अपॉइंटेड हिम रिजाइंस। देखिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, ऐसा बोलना है इनको, ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है। हाँ जरूर 76 आर्टिकल अटॉर्नी जनरल के बारे में है, लेकिन वो उसके रेजिग्नेशन के बारे में कुछ नहीं लिखते, ठीक है। तो इसका आंसर नाइदर वन नॉर टू होगा, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा भी नहीं है वैसे। देखिए उसके बाद रिट्स इश्यूड बाय कोर्ट्स, mandamus will not lie against a private organization unless it is entrusted with the public duty। यह हमें पता है जो भी पब्लिक ड्यूटी कर रहा है उसके अगेंस्ट मैंडामस ला सकते हैं। मैंडामस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ कंपनी, ठीक है, कंपनी के अगेंस्ट मैंडामस नहीं ला सकते, ठीक है, इवन दो इट मे बी अ गवर्नमेंट कंपनी, कंपनी भी हो तो हम उसके अगेंस्ट नहीं ला सकते, ठीक है। फिर देखिए एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी ए पिटिशनर टू मूव द कोर्ट। देखिए को वारंट के लिए वो ही पर्सन चाहिए, ऐसा कुछ जरूरत नहीं है, एनी पर्सन उसमें जा सकते हो। ये तीनों स्टेटमेंट सही है और ये इजी इजी क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप इसको डील कर सकते हो। फिर देखिए विथ रेफरेंस टू आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल्स मस्ट अडॉप्ट इट। देखिए मस्ट की बात कर रहे हैं, मतलब उनके ऊपर ऑब्लिगेशन होगा क्या ये। और गवर्नमेंट ने तो बोला है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, मतलब आयुष्मान भारत जो योजना है उसमें भी वो बोलते हैं कि ऐसे कुछ स्टिपुलेटेड हॉस्पिटल्स है उसमें भी हम ये सेवा प्रोवाइड करेंगे, तो इसमें ये मस्ट करना आई थिंक ये बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट हुआ। बाकी देखिए इट एम्स टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड बी पार्ट ऑफ इट अल्टीमेटली। देखो ये अल्टीमेटली, ये मस्ट अडॉप्ट, ये सारे जो है ना ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ठीक है। अगर सारे सिटीजन इसके अंदर बाद में आएंगे ही, ये नहीं कह सकते, ठीक है। अगर हमें अगर नहीं आना है तो वो दिस विल बी अ, मतलब पर्सन की ओन चॉइस भी होती है ना यार, जिसमें अल्टीमेटली थोड़ी होगा सब कुछ उसमें उसके अंदर आएंगे ही, ऐसे थोड़ी है। सर देखिए इट हैज अ सीमलेस पोर्टेबिलिटी अक्रॉस द कंट्री, सीमलेस पोर्टेबिलिटी, हाँ पोर्टेबिलिटी तो होगा क्योंकि इसी के लिए तो ये डिजिटल मिशन बना रहे हैं कि अगर किसी ने एक जगह पे कोई कंसल्टेशन लिया है तो वो दूसरी जगह पे जब गया उसके पास वो कंसल्टेशन पेपर नहीं है तो वो इसके थ्रू वो देख सकेंगे कि हाँ इस पर्सन को पहले कुछ बीमारी थी क्या, इसको कौन से मतलब मेडिसिन दिए हैं, तो ये सीमलेस पोर्टेबिलिटी होगा, इसका आंसर ओनली 3 होगा, ठीक है। तो थोड़ा ऐसे सोचा करिए दोस्तों, ये एक्सट्रीम जो स्टेटमेंट्स है या वर्ड्स है उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। with reference to deputy speaker of the lok sabha, deputy speaker of the lok sabha देखिए as per the rules of procedure conduct of business lok sabha इलेक्शन ऑफ जो डिप्यूटी स्पीकर है उसका जो डेट है वो स्पीकर फिक्स करते हैं, यस ये हम लक्ष्मीकांत में पढ़ते हैं, ओके। देर इज अ मैंडेटरी प्रोविजन दैट द इलेक्शन ऑफ कैंडिडेट एज अ डेप्यूटी लोकसभा शेल बी फ्रॉम आइदर प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी और द रूलिंग पार्टी। ऐसा कुछ प्रोविजन है क्या, और ये बोल रहा है कि मैंडेटरी है कि उसी से बनेगा, तो बाकी छोटे पार्टीज है वो भी मतलब उनका तो मतलब से ही खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इससे देखिए टू तो वैसे भी ये हो गया और एक सही है, तो इसका आंसर 1 और 3 आएगा। अगर हमने पहले दो में से ही हम निकाल सकते हैं, फिर भी नीचे वाले जो है वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। डेप्यूटी स्पीकर हैज द सेम पावर एज द स्पीकर व्हेन प्रिसाइडिंग ओवर द सिटिंग ऑफ हाउस एंड नो अपील लाइज अगेंस्ट हिज रूलिंग। ऑफ कोर्स उसके उसके पास वही सेम पावर है। द वेल established parliamentary practice regarding the appointment of deputy speaker moved by the speaker and seconded by the prime minister, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है, ऐसा कुछ भी पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस भी नहीं है, ठीक है। देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक सोर्स
ऑफ बोथ मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। मतलब ये जो ग्रीन हाउस गैस है इसका सोर्स कौन सा है, यूपीएससी ने पहले भी इसके बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, आई थिंक एवरीवन नोज अबाउट इट। तो देखिए सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, मतलब कुछ तो एक टेक्नोलॉजी है जो राइस कल्टीवेशन करने की एक नई सिस्टम है, ठीक है, उसके बारे में पूछा है। तो अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ राइस फील्ड इज प्रैक्टिस्ड, इसका क्या रिजल्ट होगा अगर कोई नई टेक्नोलॉजी या नई सिस्टम है, तो उसमें हमें पता है कि थोड़ा प्रोग्रेसिव सोच हमें रखनी चाहिए इसमें। रिड्यूस्ड सीड रिक्वायरमेंट, ओके, इसीलिए तो लाया होगा। रिड्यूस मिथेन प्रोडक्शन, ये ग्रीन हाउस गैस है उसको कम करना बहुत इम्पोर्टेंट, देखो ऊपर ही राइस के बारे में पूछा है, इससे भी हम ये ना निकाल सकते हैं, ठीक है, आंसर ये। रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, यस, क्योंकि अगर जो ओल्ड जो है उसमें से पानी बहुत देना होता है उनको, तो इसके लिए पानी अगर लाना है तो हमें इलेक्ट्रिसिटी यूज तो करना ही होगा, लेकिन अगर यहाँ पे ये जो ड्राई और वेट जो दोनों करे तो उससे थोड़ा पानी कम लगे, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम हो जाएगा इसका। तो देखिए दोस्तों इसका जो आंसर है वो डी हो जाएगा, 1 2 एंड 3। उसमें नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ वेस्ट अफ्रीका हैज बिकम ड्राई एंड टर्न्ड इनटू अ डिजर्ट, डेजर्ट हुआ है। देखिए इसमें हम बस एक निकाल सकते हैं, दैट इज लेक विक्टोरिया, क्योंकि लेक विक्टोरिया के बारे में अगर ऐसा कुछ होता तो हमने पढ़ा भी होता, और हमें पता है कि लेक विक्टोरिया के बारे में ऐसी कुछ न्यूज़ है भी नहीं, ठीक है, तो हम बस ए को एलिमिनेट कर सकते हैं, बाकी तीन में से हमें चूज करना पड़ेगा, एंड दिस इज वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि जैसे वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं ना, अगर इसमें से अगर बस हम एक एलिमिनेट कर पाते तो उसमें ये बिकम ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाता है, तो इस तीनों में से आपको चूज करना है, ठीक है, और एग्जाम कंडीशन में ये बहुत मतलब पॉसिबल नहीं है इतना ही करना, लेकिन इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको, इसका आंसर लेक फुगी बाइन है, ओके। फिर देखिए गंडी कोट्टा कैनन के बारे में पूछा है जो साउथ इंडिया में है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स के ऊपर वो बना है, ठीक है। अब देखिए इसमें से देखिए कावेरी और तुंगभद्रा ये हम निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा कोई इतनी बड़ी अगर कैनन है तो हमने इसके बारे में पढ़ा होता, कावेरी या तुंगभद्रा में होता, क्योंकि हमें पता है कावेरी के बारे में कि जैसे वो ब्रह्मगिरी पर्वत में ओरिजिन है, और वहाँ पे मतलब बहुत सारे जो रिजर्वायर भी है वहाँ पे, और उसके जो ट्रिब्यूटरीज, और उसके आगे जाके उसके डिस्ट्रीब्यूटरीज हमें थोड़ा पता है इसके बारे में। तुंगभद्रा के बारे में भी हमें पता है कि ये कृष्णा की जो है वो ट्रिब्यूटरी है, ओके, और ये आंध्र प्रदेश में मिलती है कृष्णा को, ओके, तो अगर इसलिए हमें बस इस दोनों के बारे में हमें थोड़ा पढ़ना होगा। और दूसरा देखिए मांजरा, मांजरा ये जो रिवर है वो ये महाराष्ट्र से जाती है, ठीक है, महाराष्ट्र से जाके फिर आगे जाके महाराष्ट्र में ये गोदावरी को मिलती है, ठीक है। अगर ऐसा देखा जाए तो महाराष्ट्र में गंडी कोट्टा ऐसा कुछ नाम होना थोड़ा मतलब अनयूजुअल है, तो इससे हम थोड़ा पेन्नार निकाल सकते हैं, बट आई थिंक दिस इज ऑल्सो डिफिकल्ट क्वेश्चन एग्जाम कंडीशन में, तो ओके, तो थोड़ा आप ऐसे देख सकते हैं। फिर देखिए क्या है कि नामचा बरवा गढ़वाल हिमालय, ठीक है, गढ़वाल हिमालय ये तो आएगा हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, या उत्तराखंड में, लेकिन ये नामचा बरवा तो हमें पता है कि ये तो अरुणाचल प्रदेश के नॉर्थ में है, जहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर यू टर्न लेती है, ठीक है, तो ये दिस इज रॉन्ग, अगर एक को अगर निकाल दिया तो यहाँ पे ओनली टू और ओनली थ्री, ठीक है। नंदा देवी, नंदा देवी और कुमाऊं हिमालय, दूसरा नौकरेक, ठीक है, नौकरेक तो हमने पढ़ा होगा, नौकरेक कहाँ पे है, नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है, वो है मेघालय में, ठीक है, और यहाँ पे दिया है सिक्किम, तो ये वैसे भी गलत हो जाएगा, तो तीन को निकालो, इसका आंसर टू है, इट इज नंदा देवी कुमाऊं हिमालय, आई थिंक दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। इसके बाद देखिए लिवांट, 2011-12 के आसपास आपने सुना होगा, जो आईएसआईएस है उसको आईएसआईएल बोलते थे, ठीक है, इस्लामिक स्टेट्स ऑफ आईएसएस, अभी जो है ना उसको आईएसआईएस, ठीक है, अ, लेकिन उसको यहाँ पे बोलते हैं कि इस्लामिक स्टेट्स, और यहाँ पे यल का जो मतलब था वो था लिवांट, ठीक है, तो इस लिवांट के बारे में पूछा, और अब अगर आपने सोचा कि इस्लामिक स्टेट्स कहाँ पे है, कहाँ पे इमर्ज हुआ है, वो है सीरिया में, ठीक है, तो सीरिया कहाँ पे है देखिए, रीजन्स अलोंग विथ ईस्टर्न मेडिटेरियन शोर्स, ईस्टर्न मेडिटेरियन शोर्स, ओके, रीजन विथ नॉर्थ अफ्रीकन, देखो ये अफ्रीका में जा रहा है तो इसको हम ऐसे भी नहीं कर सकते, रीजन विथ पर्शियन गल्फ एंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका, फिर अफ्रीका के पास जा रहा है ये, हम तो सीरिया की बात कर रहे हैं। देखिए इंटायर कोस्टल एरियाज ऑफ द मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन का पूरा कोस्टल एरिया, उसमें तो इटली इटली भी आता है, या बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज भी आते हैं उसको हम लिवांट बोलते हैं क्या, अगर ऐसा इतना बड़ा तो नहीं है। देखिए ईस्टर्न मेडिटेरियन श्योर दैट इज जहाँ पे सीरिया लेबनान, वहाँ पे उसको लिवांट बोलते हैं, ठीक है, तो मैंने तो ये आईएसआईएल जो है इसके हिसाब से ही मैंने निकाला था, वैसे सोच के आईएसएस के बारे में, तो आप ऐसे एनालॉजी निकाल सकते हो। फिर देखिए विच अबाउट द है बॉर्डर्स विथ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से बॉर्डर कौन से कंट्रीज की है,
देखिए यहाँ पे देखिए अफगानिस्तान, इन्होंने क्या बोला है, अगर आपको पता होगा कि अजरबैजान की बात कर रहा है। देखिए अजरबैजान हमें पता है कि कैस्पियन सी जो है, कैस्पियन सी के वेस्टर्न कोस्ट पे अजरबैजान है। और जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान तो मतलब अफगानिस्तान की बॉर्डर कैस्पियन सी को है ही नहीं। ठीक है, अगर इसको, अगर हमने एक को निकाल दिया तो इसमें आंसर आ रहा है अच्छे से। तो देखिए 3, 4 और 5 ये इसका आंसर है। फिर भी अगर मैप देखना है तो आप देख सकते हैं, जैसे ये देखिए, ये जो है ये इंडिया, ये पाकिस्तान और ये है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में देखिए ये तो ईरान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है। देखिए कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, इनकी भी बॉर्डर नहीं है। ठीक है, अफगानिस्तान को चाइना की बॉर्डर है, इंडिया की बॉर्डर है, पाकिस्तान की है, ईरान की है, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान की है। और देखिए किर्गिजिस्तान और कजाकिस्तान की नहीं है। और अजरबैजान अगर आपको देखना है तो ये अजरबैजान है। ठीक है, ये अजरबैजान है, ये इराक है, ये सऊदी है, ये ओमान है, यमन है, ये यूएई है। तो थोड़ा आप मैप को थोड़ा देख लीजिए। ठीक है, और ये जो पोर्शन है मैप में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन। और हमने आगे अभी जो लीवांट जो पढ़ा था वो है सीरिया, ये दिस इज सीरिया। ठीक है, और सीरिया को ही मतलब उसमें आईएसआईएस था तो उसमें लीवांट बोलते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे इजराइल, ये जो जॉर्डन, फिर देखिए थोड़ा ये अपना मैप थोड़ा देख सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट जाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन टिपिकल है, हम इसको इसका आंसर कैसे निकालते हैं। देखिए मोनाजाइट इज अ सोर्स ऑफ रेयर अर्थ, नॉर्मल स्टेटमेंट है। ठीक है, हो सकता है सोर्स। मोनाजाइट कंटेंस थोरियम, हमें पता है कि इंडिया में थोरियम के, जो केरल में थोरियम की बहुत ज्यादा, थोरियम में मोनाजाइट बहुत मिलता है। मोनाजाइट इज अ दैट, उसमें थोरियम होता है। मोनाजाइट ऑकर्स नेचुरली इन द एंटायर इंडियन कोस्ट सैंड इन इंडिया, एंटायर इंडियन कोस्ट। तो आप देखिए ये जो इंडिया की जो कोस्ट है, तो इसमें इंटायर कोस्ट में मिलेगा ऐसा बोल रहा है। ठीक है, अगर कहीं पे भी थोड़ा सा भी नहीं मिला तो फिर ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो देखिए ये थोड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, आप 3 को निकाल दो तभी आंसर आ जाएगा। देखिए इसमें ये है कि हमें अगर हमने ऐसे लॉजिक लगाया तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जरा देखिए ये अगर आप फ्यूचर के लिए याद रखिए, इंडियन ओनली गवर्नमेंट बॉडीज ओनली कैन प्रोसेस और एक्सपोर्ट मोनाजाइट। देखिए अभी जो न्यूक्लियर का जो है वो बस गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइज नहीं किया, क्योंकि बहुत ही क्रिटिकल वो टेक्नोलॉजी है और उसमें मतलब डेंजरस भी है। तो उसमें अभी तक गवर्नमेंट ने अप्रूव मतलब एफडीआई या कुछ नहीं दिया है। तो आप देख सकते हो कि मतलब उसको गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइज नहीं किया है। तो ये सही स्टेटमेंट होगा। यहाँ पे ओनली लिखा है फिर भी ये सही है, क्योंकि तीसरा जो है वो बहुत ज्यादा गलत है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे सोच सकते हो। ये भी इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है कि लॉन्गेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कब होता है। अगर आपको पता होगा कि इसमें 4 ये होते हैं, एक तो इक्विनॉक्स, मतलब 2 इक्विनॉक्स होते हैं, और फिर जो नॉर्दर्न सोल्स्टाइस और सदर्न जो भी है वो विंटर सोल्स्टाइस और समर सोल्स्टाइस। ओके, तो उसमें देखिए क्या ये बोल रहा है कि फर्स्ट हाफ ऑफ मंथ ऑफ जून। फर्स्ट हाफ मतलब पहले 1 से 15 के बीच में। हमने कभी ऐसा सुना भी नहीं कि यहाँ पे कोई सोल्स्टाइस या इक्विनॉक्स आ जाता है। ठीक है, और लॉन्गेस्ट डे का मतलब ये तो समर सोल्स्टाइस होना चाहिए, मतलब जिस टाइम जो सन का जो एपरेंट मूवमेंट है वो उस टाइम वो एक ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन होना चाहिए। ठीक है, तो सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ द जून, मतलब 21 जून को हमें पता है 21 जून को हम योगा डे भी मानते हैं, और उस पे दैट इज द डे ऑफ द समर इक्विनॉक्स या समर सॉल्स्टिस, सॉरी। तो इसका आंसर है बी, फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जुलाई। नहीं, जुलाई का तो कोई मतलब रिलेशन ही नहीं है। ठीक है, ये जून के बारे में है। तो देखिए दोस्तों, तो आप ना वो जो देखिए अच्छे से कि समर सॉल्स्टाइस, विंटर सॉल्स्टाइस, और जो स्प्रिंग इक्विनॉक्स और ऑटोमन इक्विनॉक्स, ये जो कब कब आते हैं, थोड़ा आप उसका डेट देख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखा हमने कि ये तो समर सॉल्स्टाइस मतलब 21 जून को आता है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे है कि होकेरा वेटलैंड पंजाब। होकेरा वेटलैंड पंजाब, अगर आपने थोड़ा वेटलैंड के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि सुरिनसर, मानसर, होकेरा, ये सारे जो वेटलैंड्स है ये J&K में है। ठीक है, तो ये पंजाब की बात कर रहा है। आगे रेणुका वेटलैंड, क्योंकि हिमाचल प्रदेश, यस हमें पता है कि पीसीआर है ना, पोंग डैम,
चंद्रतल और रेणुका देवी, ये जो तीनों वेटलैंड है वो हिमाचल प्रदेश में है। फिर रुद्र सागर लेक त्रिपुरा, यस, त्रिपुरा में एक ही वेटलैंड है, दैट इज रुद्र सागर लेक। फिर सस्तम कोंडा तमिलनाडु, देखिए ये जो केरल का कोस्ट है वहाँ पे वेम्बनाड, अष्टमुडी और सस्तम कोटा, ये तीनों केरल के हैं, ठीक है। और ये नॉर्थ साउथ ऐसे ही है, VAS ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। तो ये गलत है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 and 3, ओनली 2 पेयर्स, ठीक है। तो आप थोड़ा इसको, ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है। फिर देखिए ये बोल रहा है कि थोड़ा साइंस टेक वाला क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द अबो आर बिल्ट ऑन अ ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म, ठीक है। ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म में देखिए कैसे कैसे है, इसमें देखो आरोग्य सेतु, कोविन, डिजिटल और इसमें तो सब कुछ होगा, ठीक है। ओपन सोर्स तो गवर्नमेंट अगर एक को मतलब नहीं करेगी दूसरे को करेगी, ऐसा तो नहीं होगा, सारे ओपन सोर्स डिजिटल, क्योंकि ये क्वेश्चन ना इस वजह से आएगा कि कोविन जो है, जो वैक्सीन देने का जो था, उसको बहुत सारे मतलब लोगों ने बोला कि इसको ओपन सोर्स कर दो, क्योंकि पहले गवर्नमेंट ने इसको ओपन सोर्स नहीं किया था, ठीक है। आरोग्य सेतु को भी ओपन सोर्स नहीं किया था, तो इसके बाद गवर्नमेंट ने इसको ओपन सोर्स किया है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, ये वेब 3.0, ये भी एक साइंस टेक वाला क्वेश्चन है, और इसके भी जो आंसर्स होंगे वे ये मतलब एक प्रोग्रेसिव, अगर कुछ कोई ऑप्शन है तो हम उसको उसको चूज करेंगे। अगर कोई, देखिए ये जो क्या करेगा, enables peoples to control their own data, यस, अगर ऐसा ही होगा तो इसलिए तो हम वेब 3.0, वेब 4.0 या ऐसी बात करेंगे। देखिए देयर कैन बी अ ब्लॉकचेन बेस्ड, देखिए ब्लॉकचेन तो सब जगह पे यूज होता है, जो इसमें भी यूज होगा ही। वेब 3.0 इज ऑपरेटेड बाय यूजर्स कलेक्टिवली रादर देन अ कॉर्पोरेशन, देखो ये जो है फर्स्ट और सेकंड थर्ड, ये कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट, मैं अपना जो डेटा है मैं खुद हैंडल भी कर लूंगा, और हम सब लोग मिला के इसको यूज करेंगे रादर देन किसी दूसरे थर्ड पार्टी को इसको अंदर लाने से, तो इसका आंसर ऑल ऑफ द 3 हो जाएगा। फिर देखिए सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इसमें क्या होगा, सॉफ्टवेयर बायर्स कैन कस्टमाइज द यूजर इंटरफेस एंड कैन चेंज डेटा फील्ड्स, तो देखिए ये कैन की बात कर रहा है, और इसमें कोई ऐसे एक्सट्रीम स्टेटमेंट भी नहीं है, ठीक है। सास यूजर्स कैन एक्सेस देयर डेटा थ्रू देयर मोबाइल डिवाइस, ये तो मतलब मोबाइल पे हर सब कुछ हम एक्सेस तो कर ही सकते हैं। और हॉटमेल, याहू मेल, ये सारे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस इसका मतलब ही ये होता है कि सॉफ्टवेयर मतलब एक सॉफ्टवेयर है, उससे हम सर्विस ले रहे हैं रादर देन किसी एक डायरेक्टली एक कंपनी से, ठीक है। कोई एक हार्डवेयर कंपनी है उसमें से हम नहीं ले रहे। जैसे मैं अगर आपको इसका एग्जांपल दूं तो इसका देखिए क्या होता है ना, कि बहुत बार जो गूगल ड्राइव है, ठीक है, गूगल ड्राइव एक सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर हमें एज अ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि आप उसमें से कोई क्लाउड थोड़ा परचेस कर रहे हो, या उसमें से कोई स्पेस परचेस कर रहे हो, या आप क्लाउड पे कोई चीज अपनी मतलब वहां पे स्टोर करो, तो ये वो एज अ सर्विस है। इसमें सब लोग, ये आउटलुक है, हॉटमेल है, याहू, इसको भी हम एज अ सर्विस एज यूज करें, जैसे जैसे मेल करने के लिए तो हम इसका यूज करते हैं। तो ये सारे स्टेटमेंट सही होंगे, और वैसे भी जनरल स्टेटमेंट्स है, तो आप इसको किसी भी को निगेट नहीं कर सकते डायरेक्टली। देखिए ये फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्टमेंट सिस्टम, देखिए ये थोड़ा हम देखेंगे थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ऑप्शंस अगर हमने देखा तो, हाइपरसोनिक मिसाइल इज लॉन्च्ड इनटू द स्पेस टू काउंटर द एस्टेरॉइड अप्रोचिंग द अर्थ एंड एक्सप्लोड इट इन द स्पेस, देखिए ये पहला ही ऑप्शन दिया है यूपीएससी ने, अगर हम इसको पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि यार यही आंसर है, क्योंकि हमने पढ़ा होता है कि अर्थ पे अगर कोई चीज आ रही है तो हम उसको डाइवर्ट कर लेंगे, ठीक है। दूसरा देखिए स्पेसक्राफ्ट लैंड्स ऑन अनदर प्लैनेट आफ्टर मेकिंग सेवरल ऑर्बिटल मोशंस, यहाँ पे बोल रहा है कि फ्रैक्शनल एंड बम्बार्टमेंट की बात कर रहा है, और ये जाके वहां पे ऑर्बिटल मोशन में घूमेगा, और इसका कोई ऐसा सेंस नहीं बन रहा है। तो देखिए मिसाइल इज पुट इनटू अ स्टेबल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एंड डी ऑर्बिट्स ओवर द टारगेट ऑन द अर्थ, मतलब ये टारगेट जो है उसको हम करेंगे। लास्ट देखेंगे अ स्पेसक्राफ्ट मूव्स अलोंग अ कॉमेट विद द सेम स्पीड एंड प्लेसेस ऑन द प्रोब ऑन इट्स सरफेस, देखिए ये भी जाके वहां पे प्रोब करने की कोशिश, मतलब वहां पे क्या है, कैसा मौसम है, या उसका जो रॉक है, इसको प्रोब करने की कोशिश, इसमें भी कोई बम्बार्टमेंट का कुछ है नहीं, तो इसमें अगर अगर आंसर करना है तो हमें ए या सी से ढूंढना पड़ेगा। तो देखिए इसका आंसर जो सी है, लेकिन फिर भी इन दोनों में से चूज करना इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि ये दोनों क्लोज भी है। दूसरा है कि ये जो है मतलब अर्थ में मतलब स्पेस में जाके वहां से ये चीजें ऑपरेट होगा, ऐसा इसमें बोला है कि फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्टमेंट में, तो मैं इसको मानता कि थोड़ा 50-50 पे आ जाएगा इस पे, तो आपको थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा यहाँ पे। फिर देखिए फिर बहुत इजी क्वेश्चन है, क्यूबिट हम सबको पता है क्यूबिट क्या होता है, जैसे क्यू क्यू से भी आप लगा सकते हो कि ये क्वांटम का ही होगा, जैसे क्यूबिट हमने पढ़ा 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 भी होता है कि ठीक है।
फिर देखिए शॉर्ट रेंज डिवाइसेस, शॉर्ट रेंज डिवाइस होगा, सीसीटीवी है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन आरएफआईडी जो है, और वायरलेस लोकल नेटवर्क। अगर देखिए ये साइंस टेक का भी क्वेश्चन है और शॉर्ट रेंज का हम इसमें से यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, फिर क्या बोल रहा है कि स्टेटमेंट्स करेक्ट है। बायोफिल्म्स कैन फॉर्म ऑन मेडिकल इम्प्लांट्स विद इन ह्यूमन टिश्यूज। देखिए बायोफिल्म्स कैन फॉर्म, देखिए कैन मतलब बन तो सकते हैं, कैन फॉर्म, कैन एग्जिबिट, ठीक है। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन पे ज़्यादा सोचो भी मत, क्योंकि जितना ज़्यादा सोचेगा आप उतना थोड़ा नेगेटिव में जा सकते हो इसमें, ठीक है। फिर देखिए प्रोबायोटिक्स आर मेड ऑफ बोथ बैक्टीरिया एंड यीस्ट, मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ऑर्गेनिजम्स इन प्रोबायोटिक्स आर फाउंड इन फूड्स वी इंजेस्ट बट दे डू नॉट नेचुरली ऑकर इन कर। देखिए ये नेगेटिव की बात कर रहा है, अगर हमारे बॉडी में कोई मतलब नेचुरली प्रोबायोटिक्स होगा ही नहीं क्या, ठीक है। तो ऐसा मतलब ये कर पाना बहुत मुश्किल है। अगर ये सही भी है तो हम वहाँ पे इसको नेगेटिव ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि इतना हमें पता भी नहीं होगा इसके बारे में, लेकिन ये वैसे भी नेगेटिव है तो हम उसको नेगेटिव करेंगे। प्रोबायोटिक्स हेल्प मतलब ये भी पॉजिटिव चीज है, तो इसका आंसर दो निकालो, ठीक है। तो इसका आंसर 1 एंड 3 हो जाएगा। फिर देखिए वैक्सीन मैन्युफैक्चर टू प्रिवेंट द कोविड-19 पैंडेमिक। ओके, द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस्ड कोविशील्ड। देखिए कोविशील्ड मतलब ये सारे जो वैक्सीन है उस टाइम भी बहुत न्यूज में थे, और हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि mRNA वैक्सीन कौन सा है या वेक्टर बॉर्न वैक्सीन कौन सा है, अटेन्यूएटेड लाइव है या अटेन्यूएटेड किल्ड वैक्सीन है, तो वो थोड़ा हमें देखना चाहिए। तो इसमें देखिए कोविशील्ड बोल रहा है कि mRNA, देखिए mRNA वैक्सीन प्रोड्यूस करना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरा कि इसको ना स्टोर करना बहुत ही क्रिटिकल है, क्योंकि हमें जो फाइजर और ये जो है जो यूएसए ने बनाए थे, वो जो है वो mRNA वैक्सीन थे, क्योंकि उनको देखिए अगर सुना होगा तो -50 डिग्री टेम्परेचर में उनको स्टोर करना पड़ता है, तो ये गलत स्टेटमेंट। और जो कोविशील्ड है वो भी वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म है, लेकिन उसमें किल्ड वाला वायरस यूज किया था, ठीक है। तो एक को निकालो, वैसे भी आंसर आ जाएगा अगर आपको पता होगा तो। देखिए स्पुतनिक जो है वो वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म वाला वैक्सीन था, ठीक है। जैसे कि कोवैक्सीन है, ये पैथोजन बेस्ड इनएक्टिवेटेड पैथोजन बेस्ड इन्होंने भी यूज किया था, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर 2 एंड 3 होगा। इसका देखिए ये बहुत ही mRNA वैक्सीन, आपने पढ़ा भी होगा कि mRNA वैक्सीन जो प्रोड्यूस करना भी बहुत मुश्किल है, ठीक है, उसके लिए बहुत केयर की भी जरूरत है। If a major solar storm, solar flare reaches the earth, which of the following are possible effect on the earth? सोलर फ्लेयर, देखिए अभी सोलर फ्लेयर के बारे में हम पढ़ते हैं, जैसे वो ऑरोरा और ये सारे जो होता है सोलर फ्लेयर, और इसमें क्या होता है, देखिए मतलब सोलर सिस्टम से या सोलर के स्पेस से जो अ, उसका जो अर्थ उसका जो सरफेस है वहां से कुछ ऐसे सोलर फ्लेयर्स आते हैं, ठीक है, अर्थ की तरफ। लेकिन क्या होता है कि उसमें से बहुत सारे जो ये सोलर फ्लेयर्स है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में ना ऐसे ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है, और वो ट्रैप होके नीचे नीचे आने की कोशिश करते हैं, और उसका इंटरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के साथ होता है, और वहां पे ना ऐसे जैसे वहां पे ऐसे रेड रेड जो स्काई में ऐसे ये बन जाता है, इसको बोलते हैं सोलर फ्लेयर्स। और इसकी वजह से क्या होगा, जैसे आपने नासा का न्यूज भी पढ़ा होगा बहुत बार कि यार सोलर फ्लेयर की वजह से मतलब जो मेनली जो कम्युनिकेशन जो है उसमें थोड़ा बाधा आ सकती है, तो ऐसी चीजें होती है, ठीक है। मतलब ये मोस्टली चल रहा है कि जैसे ये कम्युनिकेशन या रेडियो वेव्स इस वेव्स में चल रहा है। तो देखिए इसमें क्या, जीपीएस एंड नेविगेशन सैटेलाइट्स कुड फेल, ये कम्युनिकेशन इसमें चल रहा है तो इसमें ये फेल हो सकता है। सुनामी ऑकर एट इक्वेटोरियल, देखिए ऐसे सुनामी उनामी नहीं आएगा इससे, ये बोलना कि कम्युनिकेशन जो है या उसमें प्रॉब्लम आ सकता है कि रादर देन सुनामी और ये ऐसी चीजें। पावर ग्रिड, देखिए पावर ग्रिड भी कनेक्टेड होता है, उसमें से प्रॉब्लम आ सकता है। इंटेंस ऑरोरास, जैसे ऑरोरास तो आते, तो ये बहुत लाजमी है कि ऑरोरा ऑरोरा आ जाना। तो देखिए अगर हमने देखा तो इसमें चार को तो आना ही चाहिए, ठीक है। देखिए फॉरेस्ट फायर ये और ये सुनामी, तो ये चीजें नहीं होगी, ठीक है। ऑर्बिट्स ऑफ द सैटेलाइट्स में डैमेज हो सकता है, जैसे ये ऊपर बोला है उन्होंने फर्स्ट स्टेटमेंट में कि नेविगेशन सिस्टम ये हो सकता है। सॉफ्टवेयर रेडियो कम्युनिकेशन, तो अब देखिए 3 और 5 है ना, ये नहीं आएंगे इसमें से, ठीक है। सॉरी, 2 और 5 नहीं आएंगे, ठीक है। दो जिसमें जिसमें आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है, ये आंसर होगा इसका। तो देखिए इसमें ना थोड़ा आपको ऑरोरा के बारे में पता होगा, उसका जो फंक्शनिंग कैसे होता है,
या ये सब पता होगा, ठीक है, तो इस आंसर आ सकता है। मोस्टली हम इसमें ऑल ऑफ द अबव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यूपीएससी ने यहाँ पे थोड़ा ट्रिक्स खेला है, तो आपको ध्यान देना चाहिए यहाँ पे पढ़ते टाइम। फिर देखिए क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर। देखिए क्लाइमेट एक्शन का कोई तो ट्रैक कर रहा है। हम किसी भी चीज को ट्रैक कैसे कर सकते हैं? जैसे देखिए ट्रैफिक ट्रैकर एक होता है, आपने सुना होगा कि रोड पे जो कितना ट्रैफिक है उसको ट्रैक करते हैं लोग, या कुछ सारी चीजें। अब हम ट्रैफिक या किसी को भी ट्रैक कैसे करते हैं? जिस अगर हमारे पास किसी चीज का डेटा हो तो हम वो बहुत इजी हो जाता है कि ट्रैक करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए विच मॉनिटर्स द इमिशन रिडक्शन प्लेजेस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। तो एक क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर क्या है ये बोल रहे हैं, ठीक है। देखिए ये डेटाबेस है क्रिएटेड बाय कोलिशन ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, आईपीसीसी का कोई विंग है बोल रही है, ठीक है। फिर देखिए कमिटी अंडर यूएनएफसीसी, कमिटी है, विंग है या एजेंसी है? नहीं। तो ये देखिए मैंने बोला कि ट्रैक, आप थोड़ा ऐसे सोच सकते हैं कि ट्रैक करना है हमें, तो हमें कुछ तो डेटा वीटा चाहिए, ठीक है, तो इससे वजह से ये डेटाबेस हो जाएगा। देखिए मेरा ये सही आया था पिछले साल भी, और मैंने इसको सोचा वैसे ही था, क्योंकि अगर ये एजेंसी या कमिटी या विंग, देखिए ऑलरेडी ये जो है ये कन्वेंशन है, इसमें कोई कमिटी वमिटी, मतलब कमिटी कैसे होगी? इसमें तो सारे गवर्नमेंट मिलके ही काम करते हैं इन सब में। इससे वजह से भी वर्ल्ड बैंक दिया है, फिर यूएनईपी, मतलब ये चीजें यूपीएससी ऐसे फालतू में ना वर्ल्ड बैंक को घुसा देता है, ठीक है, ऑप्शन में। आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए इस पे। और ये जो पहला वाला है ये बहुत नॉर्मल स्टेटमेंट भी है, ठीक है। और एक डेटाबेस होगा, उसके उसके बेसिस पे ट्रैक करते होंगे, मॉनिटर भी करना है हमें, ओके, तो आप ऐसे सोच सकते हो। फिर देखिए, देखिए इस क्वेश्चन को मैं डिफिकल्ट मानता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें 5 स्टेटमेंट। देखिए द क्लाइमेट ग्रुप इज एन इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, दैट डिराइव्स क्लाइमेट एक्शन बाय बिल्डिंग लार्ज नेटवर्क्स एंड रन्स देम, ओके। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी पार्टनरशिप विद द क्लाइमेट ग्रुप ऑफ इनिशिएटिव ईपी 100। फिर देखिए ईपी 100 के बारे में और कुछ बात कर रहा है कि एनर्जी एफिशिएंसी और कॉम्पिटिटिवनेस होगा, इमिशन इसमें रिडक्शन के गोल्स होंगे। सम इंडियन कंपनीज आर मेंबर। देखो सम इंडियन कंपनीज, तो ये हम उसको सही बोल सकते हैं कि हाँ इसमें होगा, लेकिन ये इसे इससे हम सी निकाल सकते हैं, ठीक है। द एनर्जी एजेंसी अंडर टू कोई, देखिए अंडर टू कोलिशन, ये यूपीएससी ने पीवाईक्यू में पूछा है, शायद 2020 में अंडर टू के बारे में यूपीएससी ने पूछा था, उसमें मैच द फॉलोइंग करके, तो उसमें से है ये। लेकिन अगर आपको एक पता होगा यूपीएससी मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन गलत देता है, तो हम 2 और 5 को वैसे भी निकाल सकते हैं, तो आंसर हमारा आ जाएगा। 2 और 5 अगर नहीं हो तो 1, 3, 4 इसका आंसर होगा। लेकिन आई थिंक क्योंकि दो दो इसमें इन्होंने दिया है, तो हम वहाँ पे सोच सकते हैं कि यार एक तो सही दिया होगा यूपीएससी ने, ठीक है। तो फिर अगर ये, आई थिंक इट इज़ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, फिर भी आपको ट्राई तो करना ही पड़ेगा। फिर देखो क्या बोल रहे हैं कि रेन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को ना किडनीज बोलते हैं, तो श्योरली वेटलैंड फंक्शन एज अ किडनीज। तो ये इसका क्या मतलब है? किडनीज क्या करते हैं? किडनी जो है वो हम हमारा जो पेट है वो साफ करने की, या उसमें से कुछ इम्प्यूरिटीज है ये सब निकालने की कोशिश करते हैं ना, ठीक है। तो देखिए ये बोल रहा है कि वाटर साइकिल इन वेटलैंड इन्वॉल्व सरफेस रन ऑफ। नहीं, ये किडनी की बात करें तो ऐसा कुछ देखेंगे हम, फिर जो किडनी वाली बात कर रहे हैं। अब देखिए वेटलैंड प्लेज अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग सेडिमेंटेशन बैलेंस एंड सॉइल स्टेबिलाईजेशन। देखिए ये थोड़ा ये भी नजदीक है। और दूसरा देखिए एब्सॉर्ब हेवी मेटल्स, हमारा जो किडनी है वही काम करता है ना कि सॉल्ट विल्ट या जो निकालता है, जो हेवी मेटल्स और न्यूट्रिएंट्स इसमें से है जो वो सब कुछ अब्सॉर्ब कर लेता है। तो ठीक है यही इसका आंसर होगा, क्योंकि जो किडनीज है वैसे काम वेटलैंड भी कर रही है, उनका कहना है। तो देखिए इसमें थोड़ा, इसमें सी और डी के बीच आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा एक मोर और मोर जो करेक्ट है दैट इज डी, एब्सॉर्ब हेवी मेटल्स। नेक्स्ट देखिए WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइंस। यहाँ पे देखिए 24 आवर मीन PM 2.5 का दिया है और PM 2.5 का दिया है। देखिए ये नंबर तो ठीक है, और इसमें इन्होंने दो दो फैक्ट दिए हैं, ठीक है, तो हम सोच सकते हैं कि यार इसमें कुछ तो गलत होगा, ऐसा सोच सकते हैं हम, ठीक है। तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इन ईयर हाईएस्ट लेवल ऑफ ओजोन पोल्यूशन occurs ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंक्लीमेंट वेदर। देखिए इंक्लीमेंट वेदर के बारे में अगर आपको पता होगा और ओजोन का जो क्रिएशन है उसके बारे में अगर पता होगा, तो आप इसको थोड़ा देख सकते हैं। देखिए कैसा है, इंक्लीमेंट वेदर का मतलब ये होता है, अगर आप मतलब क्रिकेट देखते हो तो आपको पता होगा कि बहुत बार ऐसा आता है कि गेम इज इंटरप्टेड ड्यू टू इंक्लीमेंट वेदर। तो वहां पे क्या होता है कि बारिश आ रही होती है, या ऐसे बादल आ रहे होते हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि गेम इंटरप्ट होता है। तो उस देखिए ओजोन जो है वो ऐसे वाले सिचुएशन में क्रिएट नहीं होता। ओजोन के लिए प्रॉपर सनलाइट चाहिए, ठीक है, उसमें ओजोन क्रिएट होगा। और यहाँ पे बोल रहा है कि इंक्लेमेंट वेदर,
इनक्लेमेंट वेदर में ओजोन नहीं क्रिएट होगा, ठीक है, ये हाईएस्ट लेवल इसका नहीं होगा, इसका होगा हाईएस्ट लेवल समर्स में ज्यादातर, ठीक है। तो हम अब टू को निकाल सकते हो ऐसे सोच के, टू को अगर निकाला तो फिर यहाँ पे दो बचते, तो इसमें से आप चूज कर सकते हो, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि वन तो सही है और फोर भी सही है। देखिए PM10 कैन पेनिट्रेट द लंग बैरियर टू इंटर ब्लड स्ट्रीम। देखिए PM10 नहीं है, ये PM2.5 है, ठीक है। PM2.5 है वो पेनिट्रेट करता है लंग बैरियर में, ना कि PM10, ठीक है। तो इससे ये स्टेटमेंट गलत है, तो इसका आंसर 1 और 4 आ जाएगा। लेकिन फिर भी देखिए हम बस इसमें 50-50 आए, उसमें से थोड़ा वहाँ पे ये सब कुछ मतलब ध्यान मतलब याद आना इट इज़ मुश्किल, बहुत मुश्किल है ये। फिर भी हमें ट्राई करते करना है, ठीक है, ओके। हमें अबाउट 90 के ऊपर तो एटलीस्ट अटेम्प्ट करने हैं सब क्वेश्चंस। फिर देखिए गुच्ची वाला, इट इज़ अ फंगस, ठीक है, नॉर्मल स्टेटमेंट है और गुच्ची हो सकता है फंगस। तो देखिए ग्रोज इन सम हिमालयन फॉरेस्ट, सम हिमालयन फॉरेस्ट, कहीं पे हिमालय तो इतना बड़ा है, कहीं ना कहीं पे तो इसका मतलब होता ही होगा, ग्रो होता होगा। फिर इससे हम बोल सकते हैं कि आंसर्स में टू तो होना चाहिए, ठीक है, तो इससे हम दो निकाल सकते हैं। फिर देखिए इट इज कमर्शियली कल्टीवेटेड इन द हिमालयन फुटहिल ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। देखिए यूपीएससी ने क्या किया कि यहाँ पे कमर्शियली, देखिए अगर ऐसा लिखा होता कि इट इज कल्टीवेटेड इन द हिमालयन फुटहिल तो ये सही हो जाता, यहाँ बोले कि कमर्शियली कल्टीवेट किया जाता है, तो ये थोड़ा एग्जैजरेशन स्टेटमेंट लग रहा है, ओके। ठीक है, एग्जाम कंडीशन में थोड़ा ऐसे सोचना पड़ेगा हमें, ठीक है, ऐसे कुछ जो कमर्शियली या ऐसे कुछ एक्सट्रीमली ऐसे कुछ जो वर्ड आते हैं उनके ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो ये थर्ड गलत हो जाएगा, इसका आंसर 1 और 2 है। फिर देखिए विथ रेफरेंस टू पॉली इथाइलिन टेरेप्थेलेट, देखिए ये जो है ये 2021 वाले इसमें यूपीएससी ने दिया था, एक ऑप्शन में था, ठीक है, जो टॉयलेटरी जो ऑप्शन मतलब था ना आंसर उसका, उसमें ये उन्होंने दिया था कि पॉलीथीन टेरेप्थिलेट, ओके। तो ये क्या है, इसके बारे में पूछा है। देखो यहाँ पे क्या, इट्स फाइबर्स कैन बी बोल रहा है ब्लेंडेड विथ वूल एंड, ठीक है, ये बहुत इजी स्टेटमेंट लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है। कंटेनर्स मेड ऑफ इट कैन बी यूज्ड टू स्टोर एनी अल्कोहलिक ब्यूरेज, देखो यहाँ पे एक्सट्रीम वर्ड है एनी अल्कोहलिक ब्यूरेज, ठीक है। बॉटल्स मेड ऑफ इट कैन बी रिसाइकल्ड इनटू अदर प्रोडक्ट्स, मतलब नॉर्मल स्टेटमेंट है। आर्टिकल्स मेड ऑफ इट कैन बी इजीली डिस्पोज्ड बाय इंसिनरेशन विदाउट कॉजिंग ग्रीन हाउस गैस, देखिए इंसिनरेशन भी करेंगे और कोई ग्रीन हाउस भी नहीं होगा, तो ये कितना कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है इसमें से स्टेटमेंट खुद को। इसमें से हम चार को निकालो, और अगर देखिए और यहाँ पे तीन तो सही है, तीन तो सही है, ये एक और दो में अगर चूज करना हो तो आप कौन सा चूज करेंगे। देखिए आपको खुद समझ आ रहा है कि यहाँ पे एनी यूज किया है। तो नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बर्ड, देखिए इंडियन नाइट जार, स्पून बिल, व्हाइट इल्बिस, शायद आपको इसके बारे में पता भी नहीं होगा, लेकिन आप अपने ना महाशिर के बारे में पढ़ा होगा। हमने पढ़ा है कि महाशिर जो है वो इंडिया में कावेरी जो रिवर है उस कावेरी रिवर में मतलब इंडियन महाशिर वहां पे मिलता है। महाशिर तो वो फिर पानी में मिल रहा है तो वो बर्ड तो नहीं होगा, ठीक है। तो थोड़ा अगर आपको पता होगा तो ये इजी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मुझे तो पता था कि महाशिर ये जो है वो कावेरी में एक मतलब वो है मतलब जो पानी में मिलने वाला एक प्राणी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, फिर भी हम देखेंगे कैसे सॉल्व करना है इसको। देखिए जो चिक पी है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप ना हिंदी में भी इसको देख सकते हैं कि क्या लिखा है इन्होंने। ये चिक पी जो है इसको लिखा है चना, देखो चना तो नाइट्रोजन फिक्सिंग है ही, ठीक है, ये तो हमें पता है। और अगर हम थ्री को ये करें, थ्री अगर जिसमें चाहिए उसमें अगर देखा जाए तो ये बस दो ऑप्शन बच जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ऐसा इसमें एक भी अगर क्लू मिल गया तो हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो इसमें से अब दो में है तो दो में हमें चूज करना है। अब देखिए इसमें से बहुत सारे मुझे तो पता था ही ना, और मेरा इस बार उस टाइम गलत हुआ था ये आंसर, मैंने 1 3 5 6 किया था, लेकिन इसका जो आंसर है ये है। देखिए ये थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन अब ना आपको आप अल्फा अल्फा चिक पी और क्लोर को याद रख सकते हो कि ये नाइट्रोजन फिक्सिंग है, और ये अमरनाथ और परसले ये नहीं है, इसको वैसे भी याद रखो क्योंकि नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आ सकता है इसे, ठीक है। हम्म। फिर देखिए फिर तो बहुत इजी है, बायो रॉक टेक्नोलॉजी, ये न्यूज़ में भी था बहुत कुछ, ये जो डैमेज कोरल रीफ्स है उसको रिस्टोरेशन करने का था, जैसे जो इंडिया का जो गुजरात कोस्ट है वहाँ पे कुछ ऐसे नीचे बायो रॉक मतलब ऐसे कुछ इलेक्ट्रिक करंट उसको देंगे धीरे धीरे धीरे, तो उसमें से वो फॉस्फोरस और वो या कि वहाँ पे ये सारे जो जीव जो है वहाँ पे आ जाएंगे, तो फॉस्फोरस वहाँ पे
ये हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा और फिर वहाँ पे कोरल बन जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए ये बायोरॉक टेक्नोलॉजी है। आप इसको थोड़ा पढ़ भी सकते हो कि एग्जैक्टली क्या है वो देखने के लिए। इसका आंसर ये है। दूसरा है कि मियावाकी टेक्नोलॉजी। ये तो हमने बहुत बार न्यूज़ में पढ़ा हुआ होता है, ये बहुत ईजी है। तो ये अर्बन फॉरेस्ट होता है, अगर आपको पता होगा तो। ठीक है, प्रमोशन कमर्शियल फार्मिंग ऐसा कुछ नहीं होता। गार्डन्स यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड फ्लावर्स नहीं है। मिनी फॉरेस्ट इन द अर्बन एरियाज। ठीक है, जैसे दिल्ली में एक मियावाकी फॉरेस्ट बनाने की भी एक मांग की जा रही थी। ठीक है, तो थोड़ा ये आप देख सकते हो। और जिस शहर में ऐसे कुछ गार्डन वार्डन ज़्यादा नहीं है तो उसमें ये मियावाकी मेथड करना है। और ये जापान में बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, मियावाकी मेथड। तो देखिए इस वीडियो से अभी हमारा जो जो फर्स्ट पार्ट है 150 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए 2022 वाले। जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो उसका हम जल्दी से ही वीडियो निकालेंगे। और देखिए दोस्तों, मेरे इस चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर मुझे मोटिवेशन मिलेगा इससे और मुझे थोड़ा और सारे ऐसे अच्छे वीडियोस लाने का एक मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, प्लीज़ आप इसको शेयर भी करिए आपके दोस्तों के साथ। और जो अभी आ रहा है जो 2024 का प्रीलिम्स, इसके लिए आपको हेल्प भी होगा आप। ठीक है, तो और अगर आपको कुछ सजेशंस है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ना, जैसे मैंने बोला पहले कि आप ना वीडियो पूरा देखा करिए, तभी आपको समझ आएगा क्योंकि इसमें से क्या लिखा है और या हमने कैसे हर एक स्टेटमेंट को हमने ऐसे एनालाइज किया है। और मैंने बहुत सारी जगह पे थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज देने की भी कोशिश की है, जो कि मैं ऑलरेडी पहले यूपीएससी ने कई बार पीवाईक्यू में पूछा है, तो आगे भी वो पूछ सकते हैं। तो ठीक है, तो आप इसका फ़ायदा लीजिए और दूसरों को भी थोड़ा शेयर भी करिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। जो तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।